मुकेश जब ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरता है और उसके बाद अपने घर की तरफ चलने लगता है, तब वह प्लेटफॉर्म पे क्या देखता है कि 3 भिखारी जो होते हैं वो भीख मांग रहे होते हैं और यात्रियों के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि साहब हमें कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ पैसे दे दो, 2-3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं। जब ये स्थिति जब मुकेश देखता है और जब वो करीब में पास में आता है, तब उन भिखारियों को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, हक्का बक्का रह जाता है। आखिर वो कौन थे जिनको देख करके मुकेश के होश उड़ गए और वह हक्का बक्का रह गया? वो कोई और नहीं, मुकेश के ही माता पिता और पत्नी थे। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी मुकेश के माँ बाप के साथ में जो वो स्टेशन पर आकर के भीख मांगने लगे थे? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का। ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहाँ भगवान का जन्म स्थल भी कहा जाता है, जहाँ भगवान की जन्मभूमि है, उसी मथुरा की ये कहानी है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। ये कहानी आपको भावुक कर देगी और ये कहानी सुनने के बाद में आपकी नज़रों में आपके माँ बाप और भाई की इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा और देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा है। मथुरा में एक परिवार था। इस परिवार में राकेश और उसका छोटा भाई मुकेश और उसके माँ बाप 4 सदस्य बड़े आनंद के साथ रह रहे होते हैं। अच्छा खासा उनका गुजारा चल रहा होता है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं होती। बड़े आनंद के साथ में दोनों भाई कमाते हैं और बड़े भाई राकेश की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी घर में आ गई। लेकिन कहते हैं कि पूरे तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफ़ी होती है। मुकेश तो अपने भैया भाभी समझता था, उन्हें उसके अंदर कोई फर्क नहीं था। लेकिन जो राकेश था बड़ा भाई, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही बदचलन और उल्टा औरत थी। वो हमेशा धन के लालच में रहती थी और हमेशा मुकेश को अपने बस में रखती थी, क्योंकि वह मुकेश को देवर नहीं बल्कि अपना पति समझती थी। क्योंकि वो दोनों भाइयों को अपने बस में रखती थी और दोनों भाइयों से शारीरिक संबंध बनाती थी। राकेश की तो पत्नी थी, लेकिन अपने देवर के साथ में भी उसके नाजायज संबंध थे, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मुकेश मेरे बस में रहेगा तो इसकी सारी जायदाद हमको ही मिलेगी। इसकी सारी जायदाद हमको ही मिलेगी। यह सोच करके उसके नाजायज संबंध बनते बनते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसने अपने देवर मुकेश से कहा कि मुकेश ऐसा करो, तुम बाहर चले जाओ, बाहर जाकर के कहीं पैदा करके ले आओ, क्योंकि घर में कुछ पैसे की तंगी है और जब पैसा एकत्र हो जाएगा फिर हम तुम बड़े आनंद के साथ रहेंगे और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश कहता है कि भाभी चला तो जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा, थोड़े दिन और रुकता हूँ, माँ बाप की तबीयत सही नहीं रहती है और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मुकेश के माँ बाप ने देखा कि हमारी तबीयत सही नहीं है, हम भी बुढ़ापे में हैं, इसलिए हमें अपने छोटे बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मुकेश की शादियां आने लगी और जब घर में शादियां आने लगी तो राकेश की जो पत्नी थी, यानी मुकेश की जो भाभी थी जिससे उसके नाजायज संबंध थे, उसे बहुत बुरा लगा। अगर मुकेश की शादी हो गई तो ये मुकेश जो भी कमाएगा वो हमको नहीं देगा, अपने पास रखेगा और अपनी बीवी को देगा, हमारा घाटा हो जाएगा। इतने दिनों से मैं इसे अपना पति बना करके रख रही थी, इसी कारण से कि ये जो भी दौलत कमाएगा वो हमें देगा, लेकिन इसकी शादी हो गई तो हमारा कुछ भी साझा नहीं रहेगा, ये सब कुछ अलग हो जाएगा। काफ़ी समय तक वो शादियों को इनकार करवाती रही, क्योंकि मुकेश को सिखा पड़ा के उसने ऐसा कर दिया कि मुकेश शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भाभी की चंगुल में फंसा हुआ था।
तब मुकेश के माँ बाप ने सोचा कि ये शादी को मना कर रहा है, लेकिन हम कब तक जीवित रहेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे सामने दोनों बेटे की शादी हो जाए, एक की तो हो चुकी है, बस एक बचा है छोटा, इसकी भी शादी हो जाए तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर इस जिंदगी का क्या भरोसा कि हम कब चल बसें। यह सोच करके मुकेश के माँ बाप ने जबरदस्ती मुकेश की शादी कर दी, और शादी करने के बाद में सीमा नाम की लड़की घर में आई बहू बन करके। अब सीमा जो थी पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बहुत ही समझदार और उच्च घराने की लड़की थी, बहुत सभ्य लड़की थी। उसके विचार बहुत उत्तम थे, परिवार को जोड़ने वाले विचार थे, संस्कारी लड़की थी। जब वो घर में आती है तो मुकेश की जो भाभी होती हैं वो अपनी देवरानी के लिए बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करती, क्योंकि वो तो जलने लगी थी उससे कि कहाँ से कहाँ ये घर में आ गई, पहले मेरा राज्य चलता, दोनों भाइयों की कमाई मुझे मिलती थी, अब ये आकर के बांटने लगी है। वो तो हर समय ये सोचती थी कि कब ये घर से दूर हो, कब मेरी आंखों की नज़रों से दूर हो जाए, हमेशा ये विचार करती थी। और हमेशा मुकेश जो था अपनी भाभी की बात मानता था और अपनी पत्नी सीमा के लिए मारता पीटता था और गाली गलौज देता था। एक बात भी वो अपनी पत्नी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो भी बात सुनता था, जो भी बात मानता था, वो केवल अपनी भाभी की ही सुनता था। इस प्रकार से काफी समय बीत गया, ना तो वो अपनी पत्नी को पत्नी वाला प्रेम दे पा रहा था और ना ही प्रेम से कभी बात कर रहा था, ना अपनी पत्नी की कोई हालचाल पूछ रहा था। उसकी पत्नी सीमा बहुत परेशान हो गई। एक दिन मुकेश की भाभी ने सोचा कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। ये सोच करके उसने अपने देवर मुकेश से कहा, क्योंकि वो तो पहले ही उनकी चंगुल में फंसा हुआ था, उसने कहा देवर जी ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी भी तुमको ज़्यादा परेशान करती है और घर में पैसे की भी तंगी है, इसलिए तुम ऐसा करो बाहर कमाने के लिए चले जाओ और इसे मायके भेज दो, घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब भाभी वाली बात मुकेश टाल नहीं सकता था। मुकेश जो था तत्काल भाभी की बात मान करके परदेश को कमाने के लिए चला गया। लेकिन उसकी जो भाभी थी मुकेश की, वो बहुत शातिर औरत थी। उसने विचार किया कि अब ये घर में रहेगी तब ये हमारे मन का जो है होने नहीं देगी, इसलिए उसने अपनी देवरानी को लड़ लड़ करके गाली गलौज दे करके उसके साथ बदतमीजी करके उसे मायके भिजवा दिया। क्योंकि वो बेचारी बहुत ही हल्के परिवार से थी, उसके पिताजी थे नहीं, केवल माँ थी और घर में कोई नहीं था। वो बेचारी वहाँ से अपने चचेरे भाई को, तहरे भाई को बुला करके अपने मायके चली गई, अपने माँ के पास रहने लगी। उनकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉर्मल अपना गुजारा कर रही थी। वो बेचारी बुजुर्ग थी, सीमा की माँ। अब इधर उसने क्या षड्यंत्र रचा, अपने सास ससुर को बातों में दे लिया, यानी जबरदस्ती करके उनके जो नाम पर जमीन थी वो सब अपने नाम पे करवा ली, घर था वो भी अपने नाम पे करवा लिया। अब अपने नाम पे करवाने के बाद में उन्हें धक्के मार करके अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, वो बेचारे बूढ़ी अवस्था में जाते तो कहाँ जाते, बहुत परेशान रहने लगे, इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, छोटा लड़का है नहीं घर पर, उससे संपर्क हो नहीं पा रहा है, उससे बात हो नहीं पा रही है, आखिर करें तो करें क्या। ये सोच करके बेचारे स्टेशन पर चले गए। स्टेशन पर जाकर के भीख मांगने लगे तो किसी ने जाकर के सीमा से कह दिया कि सीमा, तुम अपनी माँ के यहाँ रह रही हो, लेकिन तुम्हारे सास ससुर आज हमने स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखे थे। यह सुनकर के सीमा जो थी एकदम से दौड़ी चली आई और अपने सास ससुर को भीख मांगते हुए देख लेती है तो उनकी कौली भर करके रोने लगती है कि हमारे पति कहाँ हैं और तुम ऐसे स्टेशन पर भीख क्यों मांग रही हो। सीमा के सास ससुर कहते हैं कि बहू, छोटा लड़का जो है वो तो बाहर परदेश कमाने के लिए भेज दिया है उसकी भाभी ने, और उसने जबरदस्ती हमसे घर और जमीन जो भी जायदाद थी वो सब अपने नाम करा ली और हमें लात मार के घर से निकाल दिया।
यह सुनकर के सीमा बहुत दुखी हुई और अपने सास ससुर की कौली भर करके रोने लगी। बेचारी क्या करती। अब वो भी अपने सास ससुर को ले जाती तो कहाँ ले जाती, क्योंकि उसके मायके में भी कोई व्यवस्था नहीं थी उन्हें रखने के लिए। उसने सोचा इससे तो यही बढ़िया है। अब वो बेचारी उन्हीं के साथ लग गई। वो भी भीख मांगती है, उसके सास ससुर भी भीख मांगते हैं, मुकेश के माँ बाप, तीनों प्राणी भीख मांगते हैं और जो कुछ भी मिल जाता है और उसी से गुजारा करते हैं। उन्होंने वहीं स्टेशन के पास में एक त्रिपाल तान करके रात बिताने का अभी इंतजाम कर लिया। आराम से वहां रहते हैं, भीख मांगते हैं, जो भी मिलता है गुजारा करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में मुकेश जब लौट करके आता है और स्टेशन पर उतरता है, स्टेशन पर उतर के जब अपने घर की तरफ चलने लगता है तो रिक्शा पकड़ करके अपने घर पहुंच जाता है। और जब घर पहुंच जाता है तो वहां उसके जो मोहल्ले वाले होते हैं वो मुकेश को आता हुआ देख लेते हैं। और मुकेश जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर ताला पड़ा हुआ है। उसने मोहल्ले वालों से पूछा कि हमारे जो भैया भाभी थे, माँ बाप थे, वो कहाँ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को तो हमने स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है, वो स्टेशन पर भीख मांगते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी यहाँ से ये घर बेच करके चले गए, वो यहाँ नहीं रहते। ये सुनकर के मुकेश के होश उड़ गए और जो हाथ में बैग थी वो बैग छूट करके जमीन पे गिर गई और वह घबरा गया कि मेरे माँ बाप स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। मुकेश जैसे ही लौट करके अपने घर से स्टेशन पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसके माँ बाप और उसकी पत्नी तीनों भीख मांग रहे थे। जो भी यात्री पास से गुजर के जा रहा था उसके आगे हाथ फैला रहे थे। ये दृश्य देख करके मुकेश के होश उड़ जाते हैं और तन पर पसीना आ जाता है और वो दौड़ करके अपने माँ बाप के पास जाता है और कौली भर लेता है और रोने लगता है और कहने लगता है कि पिताजी ये कैसे हो गया। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम्हारी भैया भाभी ने जो भी हमारे नाम पर जमीन जायदाद थी वो सब अपने नाम करा ली जबरदस्ती और हमें घर से लात मार करके निकाल दिया। लेकिन जिस बहू के लिए तुम सीधे मुंह बात नहीं करते थे, जिसे तुमने घर से भगा दिया था, जिसकी तुम कोई कदर नहीं करते थे, इसने जब सुना तो ये अपने मायके से दौड़ करके हमारे पास आ गई और हमारी यहाँ देख रेख अच्छी तरह से कर रही है। बेचारी के घर पर मायके में भी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ से ये स्वयं आकर के हमारी यहाँ देख रेख करने लगी। और ये बहू बहुत अच्छी है बेटा, लाख पुण्य करने के बाद भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी और तुम अपनी भाभी के चंगुल में फंसने के बाद तुमने ऐसी बीबी को ठुकरा दिया था। ये बात सुन करके मुकेश जो होता है और अपने माँ बाप पत्नी को ले जा करके वहीं मंडी में, सब्जी मंडी के पास में एक कमरा लेता है और वहीं आड़त पर कार्य करने लगता है। तो कभी बेलदारी का काम करता है तो कभी मंडी में आड़त का काम करता है। इस प्रकार से वो गुजारा करने लगा और अपने माँ बाप पत्नी को पालने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे लिए भी कोई काम दिलवा दो, तुम्हारे अकेले से घर का खर्चा चल पाता है, कुछ बच नहीं पाता, इसलिए हम कुछ पैदा करेंगे वो बचता रहेगा। मुकेश ने कहा ठीक है। उसके माँ बाप ने कहा बेटा हम भी घर पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम भी बहू के साथ बैठ जाया करेंगे। तो उसने सब्जी की अपनी पत्नी के लिए मंडी के गेट पर दुकान खुलवा दी। उसकी भी बिक्री अच्छी होने लगी और वो भी मंडी में कमाने लगा। धीरे धीरे वो खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, उसने अपना मकान बनवा लिया और इधर वह पैसा जब ज़्यादा एकत्र हो गया, उसे नॉलेज जानकारी जब हो गई तो उसने वहीं एक आड़त बनवा ली, अपनी आड़ती बन गया। अब तो वहाँ नौकर चाकर और भी सारे काम करने लगे, बहुत पैसा एकत्र हो गया। धीरे धीरे समय ने जब पलथा खाया, कहते हैं कि वक्त कभी किसी का भी बदल सकता है। किसी के साथ में अगर तुमने किया है वो तुम्हें भरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। बिना भरे बिना चुकाए किसी का नहीं छूटता। जो अपने माँ बाप से जबरदस्ती घर और जमीन नाम करा के बेच करके अपनी ससुराल भाग गए थे,
राकेश। वही उनके ससुराल वालों ने सारा पैसा हजम कर लिया, कुछ नहीं बचा उनके पास और उन्हें भी घर से धक्के मार करके निकाल दिया। वो भी रोते बिलखते अपने भाई के पास आ गए उसी मंडी में। तो भाई ने जब देखा कि तुम यहाँ कैसे भटक रहे हो, तुम्हारी ये स्थिति कैसी है, तो उन्होंने सारी बात बताई कि हमारे ससुराल वालों ने सारा पैसा हमसे हड़प लिया और हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। तब मुकेश के माँ बाप ने ये बात सुनी कि हमारा बड़ा लड़का बड़ी बहू भी यहीं आ गए हैं। तब मुकेश कहने लगा, देखिए माँ बाप के पास रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब तुमने घर से माँ बाप को निकाल दिया धक्के मारकर, उस समय तुमने नहीं विचार किया। जब आज तुम पर मुसीबत है तो तुम माँ बाप के पास आ गए, हमारे पास आ गए, और तुम्हें अपनी जुबान से माँ बाप कहने का भी अधिकार खो दिया है तुमने। तुम उनके पास नहीं रह सकते। रही बात काम की, तो मैं तुम्हें काम दिलवा देता हूँ, लेकिन माँ बाप के पास नहीं जाओगे। अब वो दोनों गिड़गिड़ाने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे। तब मुकेश के माँ बाप कहते हैं, बेटा आखिर तुम्हारा भाई है बड़ा, इसे क्षमा कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इससे क्या, इसकी पत्नी ने जो कुछ किया है इसकी पत्नी ने किया है, क्योंकि ये अपनी पत्नी के कहे में रहता था और पत्नी की बात मानता था, उसी का ये नतीजा है। भाई का बहुत बड़ा दिल होता है, भाई से अगर गलती हो जाती है तो भाई उसे माफ़ करता है। माँ बाप की बात सुन करके मुकेश जो होता है अपने भैया भाभी को माफ़ कर देता है और उन्हें अपनी आड़त पर लगा लेता है और फिर अच्छे से उन सभी की ज़िंदगी चलने लगती है। तो साथियों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये कहानी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई शिक्षादायक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा